कल हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में कुछ चर्चा किए थे और बताए थे 13 अगस्त 1990 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके बारे में। किंतु प्रश्न उठता है कि ये जो डिसीजन मेकर है, जो निर्णय लेने वाले होते हैं, निर्णय लेने वाले, ये कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा। निश्चित रूप से उस सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया होगा। सरकार में जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सबों की सहभागिता रही होगी। तो और चूंकि सरकार में जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, निश्चित रूप से इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री को जाता है। वो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो डिसीजन होता है, कानून बनता है, उस पर ओवरऑल महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर होता है और तब जाके वो प्रोपोजल कानून बनता है। इसलिए राष्ट्रपति की भी सहमति होती है। इतना ही नहीं, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, क्योंकि लोअर हाउस के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सहमति है और अपर हाउस में भी बिल को पास कराना होता है। तो इसमें हम प्रेसिडेंट को लेते हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट को लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेते हैं एंड ऑल कंसर्निंग ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो निर्णय लिया गया, सिग्नेचर कोई एक व्यक्ति करेंगे जो अधिकृत होंगे, किंतु इन सारी बातों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उस पर सबों की सहमति होती है। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हु इज द फॉर्मल चीफ। ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, क्योंकि हर राज्य देश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ही नाम से संपादित होता है, संचालित होता है। किंतु इन रियल चीफ, इन फंक्शनिंग कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तव में प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं और जितने भी अधिकार हैं सरकार के अंतर्गत,
ये सारे के सारे अधिकार कंट्रोल और एक्सरसाइज, ये सब टोटली पावर्स डिपेंड्स अपॉन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये सभी शक्तियां ओवरऑल किसमें सन्निहित है? तो प्रधानमंत्री में है, इसलिए कि वो सरकार के प्रमुख होते हैं। आपको पता होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं कार्य को सुगमता पूर्वक संचालित करने के लिए, समय से करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, और प्रधानमंत्री जिनको चाहते हैं उनको इस प्रकार का दायित्व डिपार्टमेंट्स दिया जाता है। तो इसमें प्रधानमंत्री के मनः स्थिति के अनुसार, उनकी मनसा के अनुसार ही सभी मिनिस्टर्स को अपने अपने डिपार्टमेंट्स के कार्यों का संपादन संचालन करना होता है। तो आप यह भी जानते हैं कि यदि कोई मिनिस्टर प्रधानमंत्री के मंशा और भावना के विपरीत कार्य करना उस डिपार्टमेंट में शुरू कर दे तो नतीजा क्या होगा? स्पष्ट है। एनी मिनिस्टर इंडिविजुअली फुल्ली रेस्पॉन्सिबल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है? कोई भी व्यक्तिगत रूप से मिनिस्टर वो पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर होते हैं, जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री चाहेंगे उनको तुरंत उस पद से हटा सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री की भावना के विपरीत कोई भी मिनिस्टर कार्य नहीं कर सकता, और यदि करने का कोई दुस्साहस करे तो प्रधानमंत्री उन्हें उस पद पर से मुक्त कर सकते हैं। He has right to remove him। तो यानी कि पूरी की पूरी शक्ति जो एक्सरसाइज में है, व्यवहार में है, वो किनके ऊपर है? तो प्रधानमंत्री के ऊपर है। अब है कि जो पार्लियामेंट जो नियम बनाता है, इसमें बहुमत दल के नेता, जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इनके द्वारा पारित हो गया तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि राज्यसभा में भी उसमें समर्थन मिल जाता है। इसीलिए ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 245। वर्तमान में वो 250 तक हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वर्तमान में 245 ही रहता है। यदि समर्थन नहीं मिलता है, मान लीजिए राज्यसभा में उनकी स्थिति समर्थन हासिल करने की नहीं होती है, कोई भी डिसीजन पर, कोई भी प्रपोजल पर, कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, तो क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन पूरा लिया जाता है। अब कहां जाओगे? इसलिए ओवरऑल समर्थन मिलना ही मिलना है। तो यह भी जान गए। फिर है जब
सत्र प्रारंभ होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा संयुक्त अधिवेशन होता है, सदन को एड्रेस किया जाता है। और वैसी स्थिति में सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार का क्या अप्रोच है, उसके सार को, उसके निचोड़ को सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद होगा कि जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें एग्जाम्पल्स 13 अगस्त 1990 का दिया गया है। तो इसमें जब गवर्नमेंट फॉर्म होने की बात हुई तो उसके लिए चुनाव हुआ, तो चुनाव के कालखंड में विभिन्न पार्टियां जो होती अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को जनता के बीच में प्रस्तुत करके परोसते, ताकि यदि जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दी, अर्थात अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, तो हम इस प्रकार का कार्य करेंगे। मतलब we assure you that in such and such type of work we will give more priority when we will form the government if you will support us। अब है क्या कि उस समय में जनता दल का प्रतिनिधित्व विश्वनाथ प्रताप सिंह जी किया करते थे। उन्होंने आह्वान किया देश की जनता के बीच कि अगर आप हमें मौका देते हैं, सरकार बनाने का समर्थन देते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी जो 1979 ईस्वी में कमीशन गठित हुआ था, बीपी मंडल, जिनको संपूर्ण देश का सर्वेक्षण करने के लिए दिया गया था और जिसने एक वर्ष तक संपूर्ण देश का भ्रमण करके जो रिपोर्ट सरकार के सम्मुख रिकमेंडेड किए, उनको अक्षरशः लागू करूंगा। यानी उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट में क्या था जो सबमिट किया गया था गवर्नमेंट के समक्ष, ये 1980 ईस्वी का, तो उस समय आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, क्या आप 9th के बच्चे हैं। तो और फिर क्यों इतने लंबे अंतराल तक, लगभग 10 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। आप जानते हैं, मैंने पिछली कक्षा में बताया, अभी तक पिछले क्लास में, तो चूंकि सर ऐसा संयोग हुआ कि जनता का समर्थन मिला, सरकार भी बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए। इसीलिए प्रेसिडेंट महोदय को जो अभिभाषण व्यक्त करने के लिए सदन में आग्रह किया गया था, तो क्या है, तो जनता के लिए सरकार जो कार्य करेगी वो सरकार के इंटेंशन को सदन के बीच प्रस्तुत करने का काम किया गया। और वो क्या था, ये 6 अगस्त की बात है और
स्पष्ट कर दिया गया था कि बीपी मंडल के द्वारा जो रिपोर्ट रिकमेंडेड किया गया उसको इंप्लीमेंट करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हम करने जा रहे हैं। और कमिटी बनी, निर्णय लिया गया, समर्थन मिला, जो कैबिनेट डिसीजन कंसर्निंग डिपार्टमेंट को सेंड किया गया वो था कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय विभाग, जिसमें सौंप दिया गया और संबंधित अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर हुआ और उसे 13 अगस्त 1990 को ऑफिस मेमोरेंडम यानी कार्यालय ज्ञापन डिक्लेयर किया गया, प्रस्तुत किया गया, जारी किया गया, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त भी ऐसे समुदाय की सूची बनाई गई थी जिन्हें 27% आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो लगभग 49.5%, 22.5% था ही, और 22.5% इधर 27%, कितना परसेंट हुआ? 49%। यदि बीपी मंडल चाहते तो शायद 2-4% और भी बढ़ सकता था, बट देयर इज ए प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट reservation must be, if it is the most necessary, less than 50%. That is why he decided it will be better to, it must be 27% reservation. ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो कोई आदेश या कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें केवल उस व्यक्ति विशेष का ही निर्णय नहीं होता है, मत नहीं होता है, अपितु सरकार में सन्निहित जितने मेंबर होते हैं ओवरऑल सबों का समर्थन, सबों की सहभागिता होती है। तो इस तरह से जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष न हो करके वो इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबों की सहमति होती है। इस प्रकार से कोई निर्णय लिया जाता है, कानून भी जो बनता है, नियम भी जो बनता है, कोई भी बिल प्रपोजल जो लॉ बनता है कैसे बनता है, आपको हम पिछले कक्षा में पढ़ाए होंगे, पता है कि वो डिफरेंट सीढ़ी से प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कि किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस पर उसको पढ़ के सुनाया जाता है, बहस होती है, वोटिंग होता है, फिर उसके बाद फेवर में यदि मोर देन 50% है तो फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां भी इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय और सुभाषचंद्र हासिल करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, और जब उनके द्वारा हस्ताक्षर हो जाता है तब वो प्रपोजल कानून बनता है, नियम बनता है। इसको आप लोगों ने
पहले ही पढ़ा है, जानते हैं आप। तो इस प्रकार से कोई भी जो निर्णय लिया जाता है वह सिंगल व्यक्ति विशेष का नाम भले ही आता है, क्योंकि वो उस पद के, उस डिपार्टमेंट के, सरकार के प्रधान होने के नाते, किंतु सबों की सहभागिता होती है। इस प्रकार से कोई भी निर्णय सरकार में लिए जाते हैं और इन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग अब डिटेल्स में और आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद की क्या क्या स्थिति बनी। नियम तो पारित कर दिया गया, फिर उसको कैसे लागू करना है, जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे सभा में सामंजस्य बैठाना है, कैसे तालमेल बैठाना है, तो इन सारी बातों पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। हमने पहले ही कहा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबको, सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जानना चाहिए क्या है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।